नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है देश और दुनिया की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। मथुरा के एक जगह पर, वहां पर तमाम चीजों को लेकर महंत रामदास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि 19 फरवरी को तय की गई अगली सुनवाई श्री कृष्ण विराजमान मामले में ये सुनवाई हुई है। मथुरा का ये पूरा मामला है। मथुरा में भगवान केशव देव द्वारा अपने भक्तगण महेंद्र प्रताप सिंह व अन्य के माध्यम से 13.37 एकड़ जमीन पर किए गए दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज सुनवाई हुई, जिसमें से शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जी भूमि जन्म भूमि सेवा संस्थान ने कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कोई कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी तय की है। राहिंद माहेश्वरी एडवोकेट मेरा नाम है। मैं इसमें बतौर अधिवक्ता मैं और एज डिवोटी दोनों ही तरीके से मैंने इस पिटीशन को प्रस्तुत किया है हम लोगों ने। इसके एडमिट होने के विषय में जो कहा जा रहा है कि अन्य दो पिटीशन क्यों रिजेक्ट हो गई और ये कैसे एडमिट हो गई। सिविल लीगल राइट की ये लड़ाई है। हमारा कहना यह है कि ठाकुर केशव देव जी महाराज जो हैं डीटी इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स में ही सब्सिक्वेंटली ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो बेनिफिशियरी भी ठाकुर जी हैं और उनके डिवोटी हैं। वक्त हमारे संवाददाता धनीराम जुड़ चुके हैं। धनीराम जी, जिस तरह से जमीन पर दावे किए गए हैं उस पर सीनियर जज डिवीजन की अदालत में भी आज सुनवाई हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान केशव देव भगवान ने अपने ये जो शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने कोर्ट में अपनी रिट दायर की थी, जिसकी 19 फरवरी दी गई है। भगवान केशव देव द्वारा अपने भक्त महेंद्र प्रताप सिंह व अन्य को 13.37 एकड़ जमीन के लिए दावा किया था। सिविल जज सीनियर सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा उपस्थिति ने कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ था। इस केस में पहले भी सुनवाई की तारीख दी गई थी, हालांकि अभी तक अन्य मामलों में कोर्ट में दावा दाखिल नहीं हो सका है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्रोत्री और मनीष यादव भी अदालत में दावा कर चुके हैं। वहीं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह एवं इन्होंने 23 दिसंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन में अदालत में दाखिल किया था दावा। इस पूरे मामले पर सेंट्रल वक्फ बोर्ड और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जो कोई भी अनुपस्थित रहे, उनकी अनुपस्थिति के पीछे क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहा है? मैं बता दूं आपको कि ये सन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और चेयरमैन शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान के सचिव को प्रतिवादी बनाया गया था। इस संबंध में महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया कि 13.37 एकड़ जमीन शाही मस्जिद ईदगाह के कब्जे को हटाने के उद्देश्य से दावा किया गया है, जिसकी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 4 प्रतिवादियों में से 2 प्रतिवादी आज कोर्ट में उपस्थित हुए और कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनीराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोर्ट ने 19 फरवरी अगली तारीख तय कर दी है। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र स्थित एक सिनेमा घर में बम होने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। बता दें कि बम होने की सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी। इस पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। काफी देर तक वहां छानबीन की गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, जब जाकर पुलिस प्रशासन ने चैन की सांस ली। वहीं इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि सिनेमा घर रूपम टॉकीज में बम फिट कर दिया गया है। उसकी सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और चेकिंग कर रही थी, लेकिन मौके से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस अब झूठी खबर फैलाने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है। अज्ञात व्यक्ति ने ट्वीट कर झूठी खबर फैलाई। बता दें कि रूपम टॉकीज में बम होने की बात उजागर हुई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और
रूपम टॉकीज पे पहुंचकर उन्होंने तमाम तरह की अपनी कार्रवाई शुरू की, छानबीन की गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने झूठी खबर फैलाने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस पूरी खबर पर आइए आपको पहले सुनाते हैं एसपी की बाइट। आज एक फॉल्स ट्वीट प्राप्त हुआ था कि रूपम सिनेमा में बम फिट कर दिया गया है। इस सूचना पर सिनेमा हॉल का प्रॉपर चेक कराया गया। डॉग स्क्वाड, डीडीएस और एएस चेक टीम द्वारा और मैनुअली भी सर्च किया गया। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग उसकी पहचान करके उसको चिन्हित कर रहे हैं कि ये ट्वीट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। संवाददाता धनीराम जुड़ चुके हैं। धनीराम जी, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई जब ये सूचना मिली? जी, मैं आपको बता दूं कि मथुरा के ये थाना गोविंद नगर में एक रूपम टाकी सिनेमा है, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्वीट किया था कि इसमें बम है। वहीं पुलिस मतलब ये कि तुरंत हरकत में आई और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। काफी देर तक वहां छानबीन की गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दोपहर अज्ञात व्यक्ति ने ट्विटर पर हैंडल किया था कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र में सिनेमा में बम रखा गया है। वहीं सूचना मिलते ही डीजीपी, यूपी पुलिस और एवं पुलिस महकमे में पूरा हंगामा मच गया और बम दस्ता ने चारों तरफ से उसको घेर लिया और पूरी छानबीन की गई, परंतु कोई भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसको लेकर एसपी सिटी ने ये कहा है कि जल्दी ही उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस सतर्क बनी हुई है। वैसे भी बहुत बहुत शुक्रिया धनीराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर मथुरा से हम आपको दिखा रहे थे, जहां सिनेमा घर रूपम टॉकीज में बम फिट कर दिया गया। इसकी सूचना ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके दी थी। हालांकि एक अज्ञात ट्वीट था ये, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड पर आई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन मौके पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल पुलिस अब झूठी खबर फैलाने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है। आजमगढ़ के गांव में लोगों को मृतक व विवाहिता दिखाकर वोटर लिस्ट के से नाम कटवा दिया गया। ये सब खेल सिर्फ आगामी होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान व बीएलओ की मिलीभगत से ये सब खेल हुआ। मामला आगे बढ़ता देख गांव के बीएलओ रामबदन बिंद ने ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र एसडीएम को सौंपा। आरोप लगाया है कि गांव के प्रधान द्वारा डरा धमका कर वोटर लिस्ट से 409 लोगों का नाम कटवाया गया, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। वहीं जब इस मामले में एसडीएम से पूछताछ की गई तो एसडीएम ने इस मामले में रटा रटाया जवाब देकर पल्ला झाड़ते नजर आए। बता दें कि आजमगढ़ के गांव में लोगों को मृत व विवाहिता दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया गया है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं भी तमाम तरह से खफा नजर आई और इसको लेकर वो ग्रामीणों का आरोप है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान व बीएलओ की मिलीभगत से ये सब खेल हुआ। सर, ये गलत तरीके से जो वोटर लिस्ट में हमारे ग्राम सभा से 409 वोट का विलोपन किया गया है, जो गलत तरीके से। सर, वो लोग चाहते हैं कि ये जो 409 वोट कटा है ये हमारा फिर से सिद्ध हो और आगे से फिर ऐसा कुछ ना हो, और जिसने भी ये किया है उसके साथ जो है कठोर कार्रवाई हो। अच्छा, विलोपन में क्या बताया गया है कि ये सभी लोग कैसे इन लोगों का नाम सर, कटा है? कुछ लोगों को मृतक बता दिया गया, कुछ लोगों को बाहरी बता दिया गया, कुछ लोगों को जो है विवाहित नहीं है उनको विवाहित बता दिया गया है। तमाम तरीके से ये जो है तालमेल, ये जो है घपला किया गया है। एलओ द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिसके लिए कल गांव वाले गए थे। उनकी शिकायत थी कि गलत रिपोर्ट है, उसकी आज जांच कराई जा रही है। अभी वोटर लिस्ट यहाँ पे पढ़ी जा रही है, उस पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे इसमें क्या जांच चल रही है? आज अभी यहाँ पे बैठक हो रही है, गांव वालों को बुला कर उनके सामने वोटर लिस्ट पढ़ी जा रही है। इसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा और आरोप सही पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम हटवा दिया। वहीं औरतों ने साफ तौर पर हाथ में पर्चे ले रखे हैं और वो ये सबूत दे रहे हैं कि साहिब मैं जिंदा हूं। इस तरह की हाथों में
पन्ने लिए तमाम महिलाएं नजर आई। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में शराब के नशे में पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने बीच रास्ते में पत्नी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसने अपने भाई को फोन करके मौके पर बुलाया। वहीं सरे आम पिटाई होता देख पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से पूछताछ की। शराब के नशे में महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे बेरहमी से पीटा है, जिसके चलते महिला को काफी चोटें आई हैं। वहीं इस बयान के बाद पुलिस महिला को थाने लेके गई, जहां पहुंचकर महिला ने अपने पूरे बयान को बदल दिया। तो आइए सुनते हैं कि महिला ने क्या कुछ कहा। सर कुछ नहीं, हम लोगों में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था। बस उन्हें मेरे बाल खींचे, मैं गिर गई। मेरे पति ने मेरे बाल खींचे थे और मैं गिर गई थी, मेरे चोट लग गई थी। और कौन था? मैं थी, मेरे पति थे। मैंने फिर भैया को फोन करा था अपने। बस इतना ही याद है सर, और दिमाग पे जोर पड़ रहा था मेरे। बाकी दिमाग पे जोर पड़ रहा था, मुझे और कोई याद नहीं है। तो क्या लिख के दे दो, कार्रवाई करा रही कि नहीं करानी, क्या करा रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने चोट लगी क्यों नहीं करवा रहे? मुझे अपने पति के नाम पे कुछ नहीं करना। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। मुझे निजी क्षेत्र विमानन कंपनी इंडिगो 28 मार्च से आगरा से बेंगलुरु और आगरा से भोपाल रूट पर अपनी उड़ानें शुरू करेगी। कोरोना के कम होने के चलते इंडिगो ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उड़ान योजना के तहत इंडिगो आने वाले महीनों में कुर्नूल, बरेली, दुर्गापुर और राजकोट के लिए भी उड़ान शुरू करेगा। बता दें कि इससे पहले भी एयर इंडिया ने साप्ताहिक उड़ान गोवा, आगरा, दिल्ली पहली बार शुरू की थी। एयर इंडिया के साथ कई वेबसाइटों पर गोवा, आगरा के बीच इस उड़ान की बुकिंग चल रही है। गोवा से कई यात्री आगरा इस विमान से रवाना किए गए। कोरोना के चलते जो तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई थी, वो एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेंगी। इंडिगो ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि अभी हाल ही में गोवा, आगरा के लिए बीच उड़ान की बुकिंग चल रही है। गोवा से कई यात्री आगरा इस विमान सेवा के जरिए आएंगे। ये तमाम उड़ानें 28 मार्च से शुरू की जाएंगी। सीतापुर के मिश्रिक तहसील क्षेत्र में चंद्र भगवान कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कमाल अहमद खान ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन उप जिलाधिकारी गिरीश कुमार झा ने किया। इस दौरान विधायक के अध्यक्ष महंत सियाराम दास जी ने बताया कि प्रदर्शनी का कार्यक्रम बच्चों के उत्साहन के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। विद्यालय की तरफ से बच्चों को हर प्रकार की उच्च शिक्षा प्रदान करने की निरंतर कोशिश की जा रही है। कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यही कहते हैं छात्रों के व टीचरों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा ये विज्ञान प्रदर्शनी जो है बच्चों के उत्साहवर्धन करने के लिए प्रदर्शनी में आई जाती है, और हम आगे के लिए भी यही प्रयास करेंगे कि हर वर्ष जो है ये कार्यक्रम चलता रहे। शुभ नाम बाबा? मेरा नाम महंत सियाराम दास। बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह से अपने टीचर को भी शुभकामनाएं देते हैं कि वह इसी तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनके साथ मेहनत करें कि आगे वही बच्चे अब्दुल कलाम और प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन करके नाम। शुभ नाम आपका? डॉक्टर। और अय्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 26 जनवरी को किसानों के पक्ष में तहसील स्तर पर ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों का समर्थन करेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोग 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और झंडारोहण भी करेंगे। अगर ऐसा करने से हमें किसी ने भी रोका तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि झंडारोहण करना हमारा अधिकार है और हमसे हमारे अधिकार कोई नहीं छीन सकता। सपा कार्यकर्ता 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उन्होंने इस बात पर साफ तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम लोग झंडारोहण भी करेंगे, अगर ऐसा करने से हमें किसी ने रोका तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। किसान अपने ट्रैक्टर पर गांव से तिरंगा झंडा बांधकर और तहसील कार्यालय जहां भी अपना उचित स्थान पर झंडा फहराने का काम करेगी।
ये समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, इसलिए 26 जनवरी को हमारा ये अधिकार है झंडा फहराने का, तो ये मेरा कोई अधिकार नहीं मुझे रोक सकता है। हम लोग 26 जनवरी को गांव-गांव से किसान ट्रैक्टर से झंडा बांधकर और तहसील पर पहुंचेगा। तहसील का नेतृत्व हमारे नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, सारे लोग तहसील। कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड नाम के टीके का उत्पादन कर रही पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने मंजरी प्लांट में आग लगने से हुए नुकसान के बारे में बताया। साथ ही देश को भरोसा दिलाया कि वो कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देगी। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि अग्निकांड की घटना से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के चलते भविष्य में बीसीजी और रोटा वैक्सीन के उत्पादन पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी नेता जयंत पाटिल को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताने पर पद से हटाने को कहा है। बता दें कि पाटिल शिवसेना सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरअसल पाटिल ने हाल ही में कहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में लंबा समय बिताता है तो वो अवश्य मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। उनके लिए ऐसा सोचना स्वाभाविक है। इस पर पवार से सवाल पूछने पर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, यदि कल को मेरी ही ऐसी इच्छा हो जाए कोई मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं सोचता। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 250 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें उन्होंने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 250 ग्राम अवैध हेरोइन को भी बरामद किया है। साथ ही साथ पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनसे आगे की पूछताछ भी शुरू कर दी है। आज 2 व्यक्तियों संजय मौर्य निवासी झकाही थाना कर्मा और विवेक सिंह निवासी जमगांव थाना रॉबर्ट्सगंज को एसओजी और स्वाट टीम और साथ ही रॉबर्ट्सगंज की पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और इन अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये लोग झकाही से ही एक डिलीवरी लेकर के एक व्यक्ति को सप्लाई करने जा रहे थे। इसमें जो संजय मौर्य है ये पहले भी जेल जा चुका है और ड्रग्स का। प्राइम समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।